Hello everyone, a beautiful good morning to all. सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम पूजा और आज हम 10 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डेज से. तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड लायन डे. एवरी ईयर 10 अगस्त को हम वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट करते हैं और लायन भी आपका बिग कैट होता है जो कि पार्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, जिसको इंडिया ने इनिशिएट किया है और जिसके लिए एक बार का बजट 150 करोड़ रुपीस भी दिया गया है. ठीक है, तो 10 अगस्त को हम वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट करते हैं. और यहाँ पे प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हुई थी. ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है. इसके अलावा पीआईबी का डेटा क्या कहता है? पीआईबी का डेटा कहता है कि हमारी कंट्री में जो लायन की पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज हो रही है. 2010 में नंबर ऑफ लायंस हमारी कंट्री में 411 थे और यहाँ पे 2020 में आप देख पाएंगे टोटल नंबर ऑफ लायंस हमारे देश में 674 है. यहाँ पर जो एशियाटिक लायन के बारे में बात हो रही है वो केवल और केवल गिर के जंगलों में आपको देखने को मिलेंगे. भले ही आज लायन डे है, लेकिन हम तो बात करेंगे टाइगर्स के बारे में. क्या बात करनी है टाइगर्स के बारे में? यहाँ पर देखेंगे इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रूवल दे दी है. हम बात कर रहे हैं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में. ऑलरेडी एक नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे, जिसका नाम है गुरु घासीदास, जो कि एक नेशनल पार्क है. एंड तमोर पिंगला जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनको क्लब करके एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि इंडिया का 3rd नंबर का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो जाएगा और छत्तीसगढ़ का ये 4th नंबर का टाइगर रिजर्व होगा. ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया. इस रिपोर्ट में बताया गया कि लगातार छत्तीसगढ़ में टाइगर की पॉपुलेशन कम होते जा रही है. 2014 में टोटल नंबर ऑफ टाइगर छत्तीसगढ़ में 46 थे और अब इनकी संख्या 2022 में कितनी हो गई है? ओनली 17 हो गई है. तो इनकी ब्रीडिंग के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए और एक प्रॉपर कॉरिडोर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ये क्लब किया जा रहा है और ये आपका इंडिया का 3rd नंबर का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो जाएगा. नोटिफाई अभी नहीं हुआ है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे अभी. ठीक है, अभी हमारे देश में 55 ही टाइगर रिजर्व है. जब इसको नोटिफाई करेंगे तब हम बाद में बात करेंगे. नाम क्या होगा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और ये छत्तीसगढ़ का 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व होगा. ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर एरिया में देखने को मिल जाएगा और कुछ पार्ट झारखंड का भी कवर होता है. अब अगर बात करते हैं साइज के बारे में, तो जैसा कि मैंने कहा ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा, जिसका टोटल एरिया 2829 स्क्वायर किलोमीटर है. कितना है? 2829 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया होगा. तो क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे देश का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? सो हमारे देश में लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है और इसका टोटल एरिया 3296 स्क्वायर किलोमीटर का आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, उसके बाद मानस नेशनल पार्क. मानस आपका जो टाइगर रिजर्व है, तो मानस टाइगर रिजर्व इंडिया का 2nd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इन द टर्म्स ऑफ एरिया और 3rd नंबर का आपका ये गुरु घासीदास बन जाएगा नोटिफाई होने के बाद. अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं अबाउट द गुरु घासीदास नेशनल पार्क. जैसा कि मैंने कहा ये झारखंड और मध्य प्रदेश को कनेक्ट करता है और टाइगर्स के लिए कॉरिडोर प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और पालमू टाइगर रिजर्व है, इसके बीच में कॉरिडोर की तरह गुरु घासीदास नेशनल पार्क काम करता है. इसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ था. नाउ बात करते हैं टाइगर रिजर्व इन इंडिया. तो एज ऑफ जून 2024 हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं? 55 टाइगर्स हैं. ठीक है, और हमारे देश में जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में. ठीक है, जो सबसे नया टाइगर रिजर्व है, मतलब 55th नंबर का जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में सेटअप किया गया है, राजस्थान में क्रिएट किया गया है. और सबसे ज्यादा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे. मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर एट 785, फॉलोड बाय द कर्नाटका एंड उत्तराखंड. तो मध्य प्रदेश के बाद अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे? नहीं आओगे ना. तो कर्नाटक लगाना. कर्नाटका आंसर में नहीं मिलेगा तो उत्तराखंड लगा देना. ठीक है, तो इस तरीके से आपको एटलीस्ट हर एक चीज के लिए टॉप 3 तो याद करने, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन है वो कम पूछ के 2nd या 3rd पोजीशन ज्यादा पूछी जा रही है.
ये तो बेसिक बातें हो गई हमारे टाइगर के बारे में। चलो वापस आते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। तो 10 जुलाई को पहले तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड लायन डे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ठीक है, सो बायोफ्यूल क्या होते हैं? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से हम फ्यूल जैसे कि एथेनॉल वगैरह जनरेट करते हैं उसको ही हम बायोफ्यूल कहते हैं। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो है उस पर हमारी जो निर्भरता या डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए और हम फॉसिल फ्यूल के डायरेक्शन में काम करें। ठीक है, इसलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने G20 समिट में एक अलायंस भी बनाई थी जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और डेनमार्क और इंडिया ने इसे लॉन्च भी किया था। इसका पर्पस यही है कि बायोफ्यूल के प्रोडक्शन को प्रमोट करना है। सो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम 10 अगस्त को मना रहे हैं, जिसकी थीम क्या है? सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। सस्टेनेबल बायोफ्यूल फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर इसकी थीम है। इसके लिए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी हैं। क्या पॉलिसी है? अगर इंडिया की हम नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी देखें तो इंडिया का एम क्या है कि हमें 20% जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है तो 20% ट्रांसपोर्टेशन में बायोफ्यूल को यूज करना है बाय द 2025। इसके अलावा इंडिया ने E10 क्या होता है? E10 का टारगेट अचीव कर लिया है। E10 का मतलब होता है कि हमने 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की है पेट्रोल में, मतलब पेट्रोल में 10% हमने एथेनॉल को मिलाया है। इसको हमने E10 कहा है। हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। अब हमारा टारगेट क्या है? E20 का टारगेट है, मतलब हमें 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है अपने फ्यूल में। ठीक है, बाय द 25-26। तो ये कुछ टारगेट्स है जो आपको याद रखने हैं। डन। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में जो न्यूज़ में है। पहले पर्सन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम क्या है? अमन शेरावत, जो कि एक रेसलर है और इन्होंने रेसलिंग में इस ओलंपिक्स में हमारे लिए पहला मेडल लाके दिया है जो कि ब्रोंज मेडल है। और इनकी कैटेगरी फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ब्रोंज मेडल इन्होंने लाके दिया है। रेसलर है, अमन शेरावत इनका नाम है और 57 kg कैटेगरी में इन्होंने compete किया था। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडिया के यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर बन गए हैं। ठीक है, अमन शेरावत विंस ब्रोंज एंड बिकम द इंडियाज यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर। इन्होंने केवल 21 ईयर्स एंड 24 डेज के हैं और इन्होंने ब्रोंज मेडल लेकर आया है पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग में। और इन्होंने पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। जब रियो ओलंपिक्स हुए थे 2016 में, तो 2016 के जो रियो ओलंपिक्स थे उसमें पीवी सिंधु 21 डेज 1 मंथ एंड 14 डेज की थी जब उन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लाके दिया था। और उनके रिकॉर्ड को यहाँ पे ब्रेक करने का काम किसने किया है? अमन शेरावत ने किया है। ये बात भी याद रखना है। ठीक है, ये इंडिया का रेसलिंग में इस साल का पहला आपको मेडल देखने को मिलेगा। और टोटल जो हमारी मेडल टैली है वो 6 हो चुकी है। 5 हमारे पास ब्रोंज मेडल आए हैं और 1 हमारे पास सिल्वर मेडल आया है। और सिल्वर मेडल लाके दिया है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं अभी तक के टोटल मेडल जो हमें रेसलिंग में मिले हैं, रेसलिंग की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो रेसलिंग में अभी तक इंडिया को 8 मेडल मिले हैं ओलंपिक्स में। तो रेसलिंग में इंडिया के पास कितने मेडल हैं? 8 मेडल हैं, जिसमें से सुशील कुमार और रवि कुमार दाहिया। सुशील कुमार ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में और रवि कुमार दाहिया ने अभी 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स थे उसमें हमें सिल्वर मेडल लाके दिया है। और रिमेनिंग जो 6 मेडल है वो ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अमन का ये जो ब्रोंज मेडल है अगर उसकी बात करें तो हमारी मेडल टैली में हम जो है वो 6 मेडल हमारे हो चुके हैं। तो हम सेकेंड नंबर पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी तक जितने भी ओलंपिक्स ने हमने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपिक गेम्स बताया जा रहा है इन द टर्म्स ऑफ मेडल टैली। यहाँ पे 2012 के लंदन ओलंपिक्स में हमने 6 मेडल लाए थे और अभी जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था ये हमारा अभी तक का सबसे सक्सेसफुल आपका ओलंपिक्स था, क्योंकि इसमें हमने 7 मेडल लाके दिए थे। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 हमें ब्रोंज मेडल मिले थे। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन द टर्म्स ऑफ मेडल्स ये सेकेंड बेस्ट आपका ओलंपिक्स है। और अगर एक और मेडल मिल जाता है तो हम बराबरी कर लेंगे टोक्यो ओलंपिक के साथ। ठीक है, इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट की गई है। क्या अनाउंसमेंट की गई है कि PR श्रीजेश जो कि हमारे देश के एक हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है और हॉकी टीम में ये गोलकीपर थे और हमारी हॉकी टीम ने रिसेंटली ब्रोंज मेडल भी जीता है। करेक्ट है इतनी चीजें? तो इन्हें फ्लैग बियरर बनाया गया है क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर के साथ। मनु भाकर का नाम तो पहले ही अनाउंस किया था, अब इनका नाम भी अनाउंस कर दिया है कि क्लोजिंग सेरेमनी में ये दोनों हमारी कंट्री के फ्लैग बियरर होंगे। डन इतनी चीजें? चलिए
अगला नाम देखेंगे प्रवीणा राय। तो रिसेंटली सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रवीणा राय का नाम अप्रूव किया है एज अ MD एंड CEO ऑफ MCX। MCX का मतलब क्या होता है? मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, जो इंडिया का लार्जेस्ट कम्युनिटी एक्सचेंज है, उसकी MD एंड CEO कौन बनने जा रही हैं? आंसर हो जाएगा प्रवीणा राय। इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर एक और कंट्री के बारे में बात करेंगे। कंट्री है ट्यूनेशिया। ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी, जो कि बॉर्डर शेयर करती है विथ मेडिटेरियन सी, जिसकी कैपिटल आपको ट्यूनिस देखने को मिलेगी और यहाँ पे ट्यूनेशियन दिनार करेंसी देखने को मिलती है। यहाँ पर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है और ट्यूनेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है कामिल मदौरी। ठीक है, ये नए प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक छोटी सी लिस्ट है, आप देख सकते हैं जो भी रिसेंटली नई अपॉइंटमेंट हमने डिस्कस की है। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, हेड ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जा रही है। और इंटरिम गवर्नमेंट के हेड कौन बनाए गए हैं? तो मोहम्मद यूनिस बनाए गए हैं। फिर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन है? तो मसूद पेजेस्कियन है। इसके अलावा बाकी सारी न्यूज़ को भी पढ़ सकते हैं। और DBS बैंक, तो DBS बैंक पे मैंने बताया था अभी इंडियन ओरिजिन CEO है जिनका नाम है पीयूष गुप्ता, लेकिन पीयूष गुप्ता ने अनाउंसमेंट किया है कि वो मार्च 2025 में रेजिग्नेशन दे देंगे, स्टेप डाउन कर देंगे। तो उनकी जगह कोई तो होगा जो CEO बनेगा। तो यहाँ पर नाम आया है तान सू सान का। तान सू सान ये पहली फीमेल होंगी जो कि DBS बैंक की CEO होंगी। ठीक, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम क्या है? सुंग दाओ ली। सुंग दाओ ली ये चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं और इनको 1957 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था और ये सेकेंड यंगेस्ट साइंटिस्ट रहे हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स की फील्ड में। ही पास्ड अवे रिसेंटली। इन्होंने बेसिकली जो क्वांटम फिनोमेना होता है, क्वांटम स्टडी की थी और अपनी एक थ्योरी दी थी जिसे हम ली मॉडल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्हें कई सारे और भी मेडल्स और अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड इन साइंस, गैलीली मेडल भी इनको दिया गया है। एंड ही पास्ड अवे, आपको इनका नाम याद रखना है। 1957 में नोबेल प्राइज मिला था। अगर आप लोग ने साइंस का PYQ डाउनलोड किया होगा तो साइंस के PYQ में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये PYQ कहाँ से मिल रहे हैं भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप एक काम कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाना। ठीक है, प्ले स्टोर पे सर्च करना पूजा जैन क्लासेस, तो मेरा एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको एक मैगजीन सेक्शन मिलेगा। तो उस मैगजीन सेक्शन में जब आप जाओगे ना, तो उसमें आपको 6 मंथ की मैगजीन, मतलब जनवरी से लेकर जून तक की मैगजीन मिल जाएगी। इसके अलावा पिछले 5 साल के SSC के सभी सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर, सभी के आपको PYQs मिलेंगे। तो आप इन PYQs को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और एप्लीकेशन में आपको एक फ्री नोट्स करके भी सेगमेंट है, वहां पर आपको वीकली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स की PDF मिल जाती हैं। तो आप उन PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज डे एंड तक मैं जुलाई मंथ की जो मंथली मैगजीन है उसको लॉन्च कर दूंगी। तो बिल्कुल मैं लॉन्च करके आपको अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम पे कि लॉन्च हो चुकी है, आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो। ठीक है, इसके अलावा अभी तक मैंने 4 पॉलिटी के टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए हैं टॉपिक वाइज। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल के वीडियो में, मतलब वीकली करंट अफेयर्स में दे दूंगी कि कैसे आपको टेस्ट देना है, क्या करना है, टॉपिक कौन से हैं, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बारे में कल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज के ऊपर हम कल डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे चाइना के बारे में। तो रिसेंटली चाइना की जो आर्टिस्टिक स्विमिंग टीम है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। सेकेंड नंबर में, मतलब सिल्वर मेडल, अमेरिका ने जीता है और थर्ड मेडल स्पेन ने जीता है। ठीक है, और ये ओलंपिक गोल्ड में, मतलब ये पहली बार है जब स्विमिंग टीम ने, चाइना की स्विमिंग टीम ने गोल्ड मेडल को यहाँ पर जीता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट पर्सन जो हमने डिस्कस किए। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ स्टेट न्यूज़ पे। तो स्टेट न्यूज़ में फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे यूनिसेफ और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रमोट फादर्स रोल इन इनकरेजिंग ब्रेस्ट फीडिंग।
यहाँ पर आपको मैंने सिखाया था कुछ समय पहले कि जो फर्स्ट वीक होता है अगस्त मंथ का, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, इसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंस है मिल्क का, मदर के मिल्क का, तो उसके बारे में फादर्स को बताने के लिए एक एग्रीमेंट या कोलैबोरेशन किया गया है बिटवीन यूनिसेफ एंड वेस्ट बंगाल। ओके, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड यूनिसेफ हैव जॉइंट हैंड फॉर प्रमोटिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फादर्स इन encouraging न्यू मदर्स टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबीज टिल द मंथ ऑफ 6। तो यहाँ पे जो वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर, वो यहाँ पे फादर्स से मुलाकात करेंगे और फादर्स को डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, और जिससे इनकरेज किया जा सके कि 6 महीने तक के बच्चों को एटलीस्ट आप इनकरेज करो कि उनको मदर का मिल्क इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर टॉप 10 रिचेस्ट ग्लोबल सेंट्रल बैंक की लिस्ट पब्लिश की गई है और इसको पब्लिश किया है सोवरियन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट ने। अकॉर्डिंग टू द वेल्थ साइज कि कितना वैल्यूएशन है, कितना आपका बैलेंस शीट है, उसके अकॉर्डिंगली इस डेटा को पब्लिश किया गया है। अब टॉप 10 में इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, मतलब RBI, टॉप 10 में नहीं है। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ग्लोबली इसकी पोजीशन 12th नंबर पे है, 12वें स्थान पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बताया गया इस रिपोर्ट में कि जो RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो बैलेंस शीट है वो 70.47 ट्रिलियन रुपीज है और ईयर ऑन ईयर हमारी जो बैलेंस शीट है वो 11.08% से ग्रोथ कर रही है। अब बात करते हैं टॉप 10 पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा बैंक है। सो फेडरल रिजर्व बैंक या फेडरल रिजर्व सिस्टम, जो कि यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बैंक है, ये वर्ल्ड का रिचेस्ट सेंट्रल बैंक है जिसकी टोटल असेट कितना है, $7.84 ट्रिलियन आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड नंबर पे आपको पीपल्स बैंक ऑफ चाइना एंड थर्ड नंबर पे आपको बैंक ऑफ जापान देखने को मिलेगा। डन। चलिए, अब मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो 3 कंट्रीज के विजिट पे गई हुई हैं। कौन कौन सी 3 कंट्रीज बताई थी मैंने? फिजी, तिमोर लेस्ते एंड न्यूजीलैंड। फॉर द फर्स्ट टाइम कोई इंडियन प्रेसिडेंट फिजी और तिमोर लेस्ते विजिट करने गया, वो हमारी प्रेसिडेंट थी। और जब वो फिजी में गई तो वहाँ पर जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फिजी का, वो भी दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड विजिट करने के लिए गई हुई है अभी हमारी प्रेसिडेंट। लास्ट टाइम 2016 में हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने न्यूजीलैंड का विजिट किया था। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन कैपिटल है और वहाँ पर पहुंची है हमारी प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली बात है, जब गई है तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो होगा ही। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में कस्टम ड्यूटी, जो सीमा शुल्क होता है ना, उसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट हुआ है। तो आप देखेंगे इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइन कस्टम कॉपरेशन अरेंजमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन दीज 2 कंट्री। तो ये जो एग्रीमेंट है एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, दोनों देशों के बीच में हुआ है, कस्टम कॉपरेशन अरेंजमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, वेलिंगटन में ये साइन किया गया है। अब यहाँ पे कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूजीलैंड। जब प्रेसिडेंट मुर्मू पहुंची कहाँ पर, न्यूजीलैंड में, वेलिंगटन में, तो वहाँ पर जो ट्रेडिशनल मौरी सेरेमोनियल वेलकम इनका किया गया। एक्चुअली मौरी यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी या इंडिजीनियस पीपल है जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं, और उन्हीं की मेथड से वेलकम किया गया था हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का। इसके अलावा प्रेसिडेंट एड्रेस द न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन द वेलिंगटन। ये जो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस था, इसमें हमारी प्रेसिडेंट को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था और इस समिट को होस्ट करने का काम भी प्रेसिडेंट ने किया। अगर मैं न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ी सी बातें करूं तो न्यूजीलैंड की कैपिटल तो हमें क्लियर हो चुकी है कि वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड को इंडिपेंडेंस यूनाइटेड किंगडम से 1947 में मिली थी और ये पार्ट था कॉमनवेल्थ का। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? यूनाइटेड किंगडम, आपके जो राजा है, किंग है, मोनार्च है किंग चार्ल्स III, वो आपको यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट देखने को मिल जाएंगे न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्रिस्टोफर लक्सन है। न्यूजीलैंड में करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर आपको करेंसी देखने को मिल जाएगी। अब जो पहले पर्सन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे गए थे इन 1953, एडमंड हिलेरी। आपने सुना होगा ना एडमंड हिलेरी का नाम, क्योंकि जनरली हम शेरपा तेंजिंग के बारे में बात करते हैं, बट एडमंड हिलेरी भी तो गए थे, पहले पर्सन थे ये भी माउंट एवरेस्ट पे जाने वाले, जो कि न्यूजीलैंड से थे। और न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पे फ्लाइटलेस बर्ड कीवी पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडियन नेम्ड स्ट्रक्चर इन ओशियन।
यहाँ पर इंडियन ओशियन में 3 अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया गया था हमारी रिसर्चर्स टीम ने, और उसके बाद इनका नेमिंग की गई है, नाम रखा गया है। तो वही डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। 3 underwater geographical structure located in the Indian Ocean have been awarded name proposed by the India। तो इंडिया ने जो नाम प्रपोज किए थे वो नाम इस स्ट्रक्चर के रख दिए गए हैं, ठीक है। All 3 names were proposed by the India एंड इसको अप्रूवल किसने दिया है? अप्रूव बाय द यूनेस्को एंड हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अप्रूव दिया है। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर है इनका नाम क्या क्या रखा गया है तो देखेंगे। अशोक, सम्राट अशोक के नाम पे रखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त रखा गया है, और कल्पतरु रखा है। तो अशोक, चंद्रगुप्त एंड कल्पतरु नाम रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। ये इंडियन ओशियन रीजन है, यहाँ पर अंडर वाटर हमको कुछ स्ट्रक्चर मिले हैं, ठीक है, कुछ रिज मिली है हमको, और यहाँ पर हमने इसका नाम चंद्रगुप्त, अशोक और कल्पतरु रख दिया है, ठीक है। इतनी चीजें। इनकी डिस्कवरी किसने की थी? तो डिस्कवरी की थी ओशियनोग्राफर फ्रॉम द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, गोवा के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 3rd एडिशन ऑफ हर घर तिरंगा कैंपेन। सो याद कीजिए, हर साल एक कैंपेन होता है जिसमें इनकरेज किया जाता है कि अपने घरों पे तिरंगा लगाएं, सेल्फी लें, सेल्फी को अपलोड करें। यही तो है आपका कैंपेन, हर घर तिरंगा कैंपेन, और इसके 3rd एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। ये जो हर घर तिरंगा कैंपेन है ये 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हमारे देश में चलेगा एज अ पार्ट ऑफ 78 इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि 15 अगस्त को हम अपना 78 नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ये 3rd एडिशन है। पहली बार इस कैंपेन को अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2022 में। तो हर घर तिरंगा कैंपेन को कब लॉन्च किया गया था? 2022 में लॉन्च किया गया था। और जब पहला एडिशन था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। लगभग 23 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और 6 करोड़ लोगों ने सेल्फी को अपलोड किया था। इसके अलावा एक स्पेशल तिरंगा बाइक रैली को भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द 13 अगस्त, जो कि भारत मंडपम से प्रगति मैदान से स्टार्ट होकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कंक्लूड होगी, ठीक है। नेक्स्ट जिस पे मैं डिस्कशन कर रही थी उसी बिल पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। रिसेंटली इस बिल को प्रेजेंट किया गया था जिसके बाद काफ़ी हंगामा आपको देखने को मिला था पार्लियामेंट में। आइए बात करते हैं बफ बिल के बारे में, जिसको रिसेंटली किरण रिजिजू ने प्रेजेंट किया है लोकसभा में, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, ठीक है। ये जो नया बिल है ये एग्जिस्टिंग बफ एक्ट बिल 1995 में चेंजेस करने के बारे में बात करता है। जो एग्जिस्टिंग बफ एक्ट है 1995 का, उसमें कुछ गवर्नेंस और रेगुलेशन को चेंज करने के लिए लगभग 40 अमेंडमेंट यहाँ पे बोले गए हैं कि 40 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं। हम यहाँ पे 40 अमेंडमेंट डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल कुछ की हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे चेंजेस की बात की गई है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बफ प्रॉपर्टी होती क्या है। तो बफ प्रॉपर्टी कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को जब रिलीजियस पर्पस में डोनेट करता है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, उसको हम क्या कहते हैं? बफ प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि बफ प्रॉपर्टी आर दोज दैट आर डोनेटेड फॉर द रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस अंडर द इस्लामिक लॉ, और इसको बफ बोर्ड मैनेज करता है। लेकिन समटाइम बफ बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है तो वो किसी भी प्रॉपर्टी को बोल देता है कि बफ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, सारी चीज़ें ओरल एग्रीमेंट पे काम करती हैं। तो जब ओरल एग्रीमेंट्स होते हैं तो डिस्प्यूट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कर्नाटका में भी एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल है जो कि बफ बोर्ड कहता है कि हमारा है, ठीक है, तो वो भी डिस्प्यूटेड है। तो ये जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज हो रही हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए? और यहाँ पे जो बफ बोर्ड की काउंसिल है, एक तो काउंसिल होती है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल के भी अपने अपने बफ बोर्ड होते हैं। तो जो सेंट्रल लेवल पे काउंसिल है उसमें वीमेंस के रिप्रेजेंटेशन पे भी डिस्कशन किया गया है। तो इस तरीके से कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बफ बोर्ड एक्ट पहली बार इनेक्ट कब हुआ था? 1954 में हुआ था, और इस पर एक बार अमेंडमेंट हो चुका है 1995 में, और इसमें ही हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो जो नया एक्ट आएगा वो बफ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 के अंदर आएगा, ठीक है। अब क्या क्या बातें की गई है? तो पहली चीज कहा गया है रजिस्ट्रेशन। अभी तक क्या होता है, जो बफ प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, बस ओरली बोल दिया गया है कि बफ प्रॉपर्टी है, बफ बोर्ड का कंट्रोल है। तो यहाँ पर मैंडेटरी कहा गया है कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करता है रिलीजियस पर्पस के लिए अंडर द इस्लामिक लॉ, लेकिन कंडीशन ये भी है
कि वो पर्सन पिछले 5 सालों से इस्लामिक लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हो तो ही वो डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस फॉर द एवोल्यूशन। यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है कि रजिस्ट्रेशन आप करोगे। इसके अलावा जो इनकी सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और स्टेट बोर्ड है, उसमें यहाँ पर जो नॉर्मल वीमेंस हैं और आपका मतलब जो मुस्लिम वीमेंस हैं और जो नॉन इस्लामिक वीमेंस हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने की बात की गई है कि उनको भी जगह दो, ठीक। इसके अलावा क्या बोला गया है कि जितने भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, इनकी कभी ऑडिटिंग नहीं होती, पता ही नहीं चल पा रहा है कितनी प्रॉपर्टी है, तो इसकी ऑडिटिंग के बारे में बात की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी भी वक्फ बोर्ड की ऑडिटिंग कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ एनी वक्फ और एनी टाइम बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे जो कैग हैं वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा स्टेट लेवल पे कोई भी जो डिस्प्यूट होते हैं ना वक्फ प्रॉपर्टी को रिलेटेड, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो वक्फ की है या गवर्नमेंट लैंड है। क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका में ये बहुत बड़ा एक इशू है, एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल है जो गवर्नमेंट का है, वक्फ बोर्ड कहता है कि वो हमारा है। तो ये प्रॉपर्टी को जो सॉल्व करने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा जो इस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। तो ये कुछ चेंजेस बेसिकली प्रपोज किए गए हैं। तो वक्फ बोर्ड का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो पावर है वो लेना चाहती है। तो अभी काफी ज्यादा डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार मामला क्या है। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपका सीजीएल जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है वो आपसे डिटेल में नहीं पूछने वाला है, बेसिक पूछेगा, बेसिक मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू से मुझे याद आया कि जुलाई मंथ के 150 प्लस एमसीक्यू मैंने डिस्कस किए हैं आज सुबह 7 बजे 7 AM पर। आई होप आप उठ गए होंगे, आपने वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आने वाले एग्जाम में इसमें 100% मैं गारंटी दे सकती हूँ 100% इस पर्टिकुलर सेशन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके सीजीएल एग्जाम में, ओके। तो ये 150 क्वेश्चन यहाँ पर है, हर एक महीने के आपको यहाँ पे 100 या 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे जब आप प्ले लिस्ट पे जाओगे। चलिए अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिसेंटली इनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज एट 6.5% फॉर द ब्लैंक इन अ रो। तो लगातार 9वीं बार 9th टाइम ऐसा हुआ है जब रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। इट इज 6.5%, ऑप्शन सी। RBI has increased the upper limit for the tax payment through the UPI from 1 lakh rupees to the blank rupees per transaction। तो UPI लिमिट टैक्स पेमेंट्स के लिए इंक्रीज कर दी गई है 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हैज इनॉग्रेटेड द डिजिटल शक्ति सेंटर टू कॉम्बैट साइबर क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन विच सिटी। तो यहाँ पे डिजिटल शक्ति सेंटर को बनाया गया है। ये डिजिटल शक्ति सेंटर जो है किसने सेटअप किया है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने। तो जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वीमेन्स के अगेंस्ट, उसको कम करने के लिए, रोकथाम करने के लिए कहाँ पर सेटअप किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन ए। अब 15 अगस्त को इसरो का फाउंडेशन डे आ रहा है और इस बार इसरो अपना 55 नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करेगी और इस ओकेजन में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 EOS 08 को लॉन्च करेगी। पूछा जा रहा है किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च होगा? आंसर हो जाएगा SSLV D3 से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नीरज चोपड़ा, इन्होंने रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक में और इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 89.45 मीटर था। गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो पाकिस्तान के प्लेयर है जिनका नाम है अरशद नदीम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अरशद नदीम का थ्रो कितना था? ठीक है, नीरज चोपड़ा का नहीं पूछा है, कितना था? आंसर है 92.97 मीटर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रिसेंटली इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में, ओके। पूछा जा रहा है हमारे मतलब हमने किसको डिफीट किया है? तो हमने डिफीट किया था स्पेन की टीम को, ऑप्शन डी। Which state government has joined hand with UNESCO to promote fathers' involvement in encouraging new mothers to breastfeed their infant till the age of 6 months? तो ये एग्रीमेंट किसने साइन किया है? वेस्ट बंगाल ने किया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब मैंने कल आप लोगों को एक रैंकिंग के बारे में बात की थी, QCI स्वराज रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपको ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है
कि उत्तर प्रदेश लीड इन द स्वास्थ्य मतलब हेल्थ कैटेगरी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ आयुष्मान आरोग्य योजना सर्टिफिकेशन। तो क्या उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप पर है? आंसर है नहीं, आपको केरला टॉप पर देखने को मिल जाएगा, कल हमने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट बोला गया है कि दिल्ली एंड चंडीगढ़ अचीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ZED सर्टिफिकेशन इन द समृद्धि कैटेगरी। तो समृद्धि कैटेगरी में क्या सबसे ज्यादा सर्टिफिकेशन दिल्ली और चंडीगढ़ को मिले हैं? या टॉप पर दिल्ली एंड चंडीगढ़ है? आंसर है नो, दिल्ली तो है पर चंडीगढ़ नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर आपको देखने को मिल जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट को भी गलत कर दो। थर्ड है बिहार एंड कर्नाटका एक्सेल इन द MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। तो लीन स्कीम में टॉप पर बिहार और कर्नाटका है, बिहार तो है पर कर्नाटका नहीं है, महाराष्ट्र है, इसको भी गलत कर दो। नेक्स्ट है तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, यहाँ पर टॉप स्टेट है इन द मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग रैंकिंग में, तो ये बात बिल्कुल सही। तो चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है, आप देख सकते हैं। शिक्षा में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात टॉप पर है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली टॉप पर है। वैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्वास्थ्य में, तो आयुष्मान आरोग्य योजना में केरला, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ टॉप पे है, यूटी में चंडीगढ़ और जम्मू है। वहीं अगर हम मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग पे बात करते हैं तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र टॉप पर है, वहीं यूटी में दिल्ली और जम्मू है। इसके अलावा समृद्धि में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, जो ZED सर्टिफिकेशन है इस पे आप देखोगे जम्मू एंड दिल्ली टॉप पर है, और यहाँ पर बिहार और महाराष्ट्र टॉप पर है लीन स्कीम में। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। Recently, which state government has approved Logistic Policy 2024 to create 5 लाख jobs opportunity? तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है जिसने लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को अप्रूव किया जिससे 5 लाख नए जॉब क्रिएट होंगी? तो ये अप्रूव किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट 200 लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप करेगा जिसके बाद 5 लाख नई जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा। Recently, which country won CAVA Women's Volleyball National League 2024? तो ये टूर्नामेंट 4th एडिशन था, नेपाल ने होस्ट किया था और इंडिया ने इसको जीता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमरनाथ यात्रा के बारे में बात हो रही है, ओपन हो चुकी है अमरनाथ यात्रा जम्मू एंड कश्मीर में। पूछा जा रहा है कि जो श्री बाबा बुद्ध अमरनाथ टेम्पल है वो कहाँ पर है, मतलब किस वैली में आपको लोकेटेड मिलेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोरन वैली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What is the buff recently seen in the news? तो ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो डेडिकेटेड है इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु विल बी द सेकेंड इंडियन फ्लैग बियरर अलॉन्ग विद द मनु भाकर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स? तो आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ऑप्शन सी, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। ये बात तो हमें पता है कि इंडिया की हॉकी टीम ने अभी रिसेंटली ब्रोंज मेडल जीता है, स्पेन को हराया है, ये भी हमने सीख लिया। अब ये पूछा जा रहा है कि हमारी हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने कुछ नए इवेंट्स के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ, और मैगजीन की अपडेट और टेस्ट सीरीज की अपडेट भी मैं आपको कल कर दूंगी। ओके, सो टेक केयर।